हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो प्रश्नावली शुरू करते हैं। कौन सी वाली याद है सबको? हाँ, कौन सी वाली? 1.3। आज की अपन क्लास में क्या करेंगे? 1.3 प्रश्नावली जो है उसे अपन करेंगे और उससे पहले उसके जो उदाहरण आते हैं उन्हें अपन करेंगे। अच्छी बात आपको मैं ये बता दूं, कौन सी अच्छी बात है कि यहाँ से इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाता है और बड़ा ही आसान है। अगर आप बुक के वे से देखेंगे, किताब के तरीके से देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा और काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को करने की क्या कोशिश करेंगे, इसे रटेंगे कि रट के आ जाएंगे और वैसा का वैसा छाप के आएंगे। मैं कह रहा हूँ इसे रटिए मत, इसे समझिए, है ना? क्यों समझिए? मैं समझा रहा हूँ। चलिए शुरू करें। हाँ, तो आज अपन उदाहरण नंबर 9 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले जो उदाहरण थे वो 1.2 के लिए आते थे, है ना? तो उदाहरण नंबर 9 और 10 ये आपके प्रश्नावली 1.3 में आएंगे। तो उदाहरण नंबर 9 जो है ये क्या कहता है? ये कहता है, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। एक क्वेश्चन को अच्छे से डीपली समझाऊंगा क्योंकि पूरी प्रश्नावली इसी तरीके से खत्म होने वाली है, इस एक क्वेश्चन के ऊपर। बोलो समझ में आएगा? क्या कहता है उदाहरण नंबर 9? जरा पढ़ के सुनाओगे क्या? कहते हैं भाई उदाहरण नंबर 9 कि बताइए √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ एक क्वेश्चन को करें उससे पहले थोड़ा बहुत कुछ अपने को पता होना चाहिए ना, है ना? तो क्या पता होना चाहिए? मैंने आपसे दो संख्याओं की बात करी होगी क्या? अगर नहीं करी तो अब कर देते हैं, अभी कौन सा लेट हुआ है। एक तो परिमेय संख्या है, एक तो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, और दूसरी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, दोनों का मतलब समझ लीजिए, बड़े आसान है। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या का मतलब ये रहेगा कि भाई अगर आप किसी संख्या को p/q में लिख सको जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसे अपन परिमेय संख्या कहते हैं। इसे अपन परिमेय संख्या कहते हैं। इसके अलावा p और q जो है ये दोनों की दोनों सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य है। इसका मतलब ये अभी समझने वाले हैं क्या है, ये दोनों सहअभाज्य है। इसी तरह से अपरिमेय संख्या क्या होगी कि जो इस तरह से नहीं लिखी जाएगी वो कौन सी संख्या हो जाएगी? आपके अपरिमेय संख्या। यानी कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी जिसे आप p/q में नहीं लिख सकते और ये संख्या सहअभाज्य नहीं है, इसका मतलब वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब बात कर लेते हैं यार ये सहअभाज्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझ लें क्या? आपकी इच्छा हो तो समझते हैं, नहीं तो फिर नहीं समझते हैं। बोलिए क्या करें? समझ लें? देखो ये समझना जरूरी है ना, समझोगे नहीं तो फिर करोगे कैसे, और करोगे नहीं तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे? हाँ तो कर लेते हैं। सहअभाज्य, अरे सहअभाज्य, अभाज्य, बताओ जरा। सह का मतलब क्या? ये समझ ले क्या? साथ साथ या फिर साथ में ना, कि साथ में। और अभाज्य का मतलब आपको पता होगा, मैंने बता रखा है और आपको 100% अब तो पता ही होगा कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं खुद से भाजित होती है, यानी जिनमें सिर्फ खुद का भाग जाता है, बड़ी डेटी संख्याएं हैं ये, वो सिर्फ खुद से ही भाग होती है, इसके अलावा एक से भाग तो जरूर होती है। तो ऐसी संख्याओं को बोलो क्या कहोगे? अभाज्य संख्या। अब ये कहता है सहअभाज्य का मतलब कि दो संख्याएं जो हो ये दोनों के दोनों साथ में अभाज्य संख्या अगर है तो इसे अपन सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मैं आपको दो उदाहरण देके समझाने की कोशिश करूंगा, इसको आप अच्छे से समझें और मेरा जो कहने का अर्थ था उसे भी अच्छे से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मैंने कहा परिमेय संख्या जो है उसे अपन p/q में लिख सकते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन, ये मेरी पहली बात। मैंने माना कि संख्या है 2/3। 2/3 एक ऐसी मैंने संख्या माना, कितनी है? 2/3। अब मुझे ये देखना है कि 2 एक कैसी संख्या है। आप देखेंगे ये एक अभाज्य संख्या है, इसमें सिर्फ खुद का भाग जाता है। इसी तरह से 3 कैसी संख्या है? ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब इन दोनों में कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका अपन दोनों में भाग दे सके, सिवाय एक के। सिवाय एक के, एक का भाग 2 में भी चला जाएगा, एक का भाग 3 में भी चला जाएगा। अभाज्य संख्या कौन सी है? जिसमें एक का भाग तो जरूर जाएगा, एक का भाग तो जरूर जाएगा। तो हम कहेंगे यार ये दोनों संख्याएं एक साथ में अभाज्य हैं, इन्हें सहअभाज्य कहते हैं। बोलो आया समझ में? बोलो आया समझ में? सहअभाज्य नहीं, सहअभाज्य, अभाज्य संख्या। ओके, एक उदाहरण और देके समझते हैं। यहाँ दोनों की दोनों संख्या आपके पहले से अभाज्य संख्या है। यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। 3/4 लिखा मैंने नंबर कितना लिखा है? 3/4। इसको समझिए। देखिए 3 अभाज्य संख्या है, 3 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन याद रखिए 4 आपके अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है।
क्यों है? क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा, इस 1 का खुद का भाग चला जाएगा, यानी इसमें तो 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है। ये आपकी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन हम यहाँ एक बात नोटिस करें कि यार इन दोनों में ऊपर वाली तो अभाज्य है, नीचे वाली भाज्य है, लेकिन इन दोनों में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों में भाग जाती है। कोई है क्या? कोई नहीं है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि इसमें भी 1 का भाग जाएगा और इसमें भी आपके 1 का भाग जाएगा, यानी कि अभी भी सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग करता है। यहाँ पे भी एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग करता है। इसे अपन सह अभाज्य कहते हैं। सह अभाज्य के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य हो, दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य हो। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात कहूँ ना, तो सीधी सी बात यह है कि अगर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों में सिर्फ और सिर्फ 1 का भाग अगर जाता हो, 1 का भाग अगर जाता हो, बाकी किसी का नहीं जाता, तो इन्हें अपन क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और ये संख्या याद रखिएगा परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये बात को अच्छे से माइंड में आपके कहीं पे भी अच्छी वाली मेमोरी में जाके इसको स्टोर कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये वाली जो बात है ना, ये आपके हर एक क्वेश्चन में काम आपके आने वाली है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ, कैसे करेंगे वो समझते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन कहते हैं कि उदाहरण नंबर 9 जो है ये कह रहा है कि प्रूफ करके बताएं, सिद्ध करके बताएं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहेगा कि हम ये मानेंगे कि नहीं भैया, √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो एक परिमेय संख्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसे अपन परिमेय संख्या मान के सॉल्व करेंगे। हल सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, समझिए एक बार क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद तो आप कर लेंगे ना। समझ लीजिए पहले क्या कहें, माना, क्या माना हमने माना है कि ये तो एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। सवाल तो कह रहा है कि आप अपरिमेय सिद्ध करो, लेकिन मैंने कहा मैं इसे पहले परिमेय मान लेता हूँ। माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% मैं √3 को p/q में लिख सकता हूँ, p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये पहली बात हुई। बोलो आया समझ में? अब इसको यहाँ एक बात आप हाईलाइट करके लिखें, यहाँ लिखें कि p वह q, ये p और q दोनों जो है ये दोनों सह अभाज्य है। p और q क्या है? सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। और मैंने अभी सह अभाज्य को आपको समझा रखा है, सह अभाज्य है। ये दोनों संख्याएं क्या है? सह अभाज्य है, यानी कि इन दोनों में सिर्फ 1 का भाग जा सकता है। ये बात अच्छे से पॉइंट करके रखिएगा, इन दोनों में सिर्फ 1 का भाग जा सकता है। आगे बढ़े, मुझे बताओ अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं तो मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, और क्यू को मैंने क्या कर दिया? इसके गुणे में डाल दिया, क्यू को मैंने इसके गुणे में डाल दिया। यही पैटर्न आपको करना है। मैं नहीं कहता कि आपको किताब का पैटर्न रटना है, जैसा किताब में लिखा आप वहाँ से उसको अच्छे से उसको पचाइए, रटिए और फिर उसको लिखें, ऐसा मत करिए। आप अपनी भाषा में लिखिए, ये आप अपनी भाषा में लिखेंगे ना, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। भाई चेक करने वाले को पता लगेगा कि भाई छोरे ने कम से कम दिमाग तो अपना पक्का लगाया है ना। ये बात क्या करें, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस समीकरण का, इसे ये जो मेरे पास एक पार्ट बना है, इसे समीकरण यहाँ मत दीजिए, यहाँ करिए, यहाँ क्या करिएगा, इसका वर्ग करिए, इसका क्या करिए? वर्ग करिए, वर्ग करिए। वर्ग करने का मतलब क्या करो? इसका स्क्वायर करो। मैंने यहाँ वाले पार्ट में भी स्क्वायर कर लिया और यहाँ वाले पार्ट में भी मैंने स्क्वायर कर लिया। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू का अगर आप स्क्वायर करोगे तो बनेगा क्यू स्क्वायर। बोलो आया समझ में? क्या बनेगा? क्यू स्क्वायर बनेगा। वहीं अगर 3 का √3 का स्क्वायर करोगे ना तो खाली 3 आएगा। क्या आएगा आपके पास? 3 आएगा। यहाँ देखें तो क्या आएगा? p स्क्वायर आएगा। ये बात आपको समझ में आई? अच्छे से समझ में आई? अब मुझे ये बताइए कि क्यू स्क्वायर के गुणे में कौन लिखा है? कितने लिखे? 3 लिखे। गुणे में कितने लिखे? 3। अगर ये गुणे का 3 जो है अगर यहाँ से हटाया जाए तो कहाँ जाएगा? p स्क्वायर के भाग में जाएगा, p स्क्वायर के भाग में जाएगा। तो यहाँ से आप फिर से हाईलाइट करके लिखें कि p स्क्वायर के भाग में कौन जाएगा? 3 जाएगा। p स्क्वायर के भाग में कौन जाएगा? 3 जाएगा। यानी क्या हमें समझ में आया? हमें ये समझ में आया, इसे भी आप हाईलाइट करके लिखें कि p स्क्वायर जो है, p स्क्वायर जो होगा उसमें 3 का भाग जा रहा है। p स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, जाता है या फिर जा रहा है? जाता है। यहाँ हमें क्या पता लगा कि p स्क्वायर में 3 का भाग जाता है। अगर p स्क्वायर में 3 का भाग जाता है,
इसका मतलब 100% p में भी 3 का भाग जाएगा। इस चीज को समझिए, क्या बोला मैंने कहा पी स्क्वायर में अगर 3 का भाग जाता है तो 100% इस p में भी 3 का भाग जरूर जाएगा। समझिए कैसे, मैंने कहा एक संख्या है 6, इसका स्क्वायर करें, और मैंने कहा 6 के स्क्वायर में अगर 3 का भाग जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 36 में 3 का भाग जाएगा तो ये संख्या जिसका स्क्वायर है उसमें भी 3 का भाग जरूर जाएगा। आप करके देखिए, 6 में भी तो 3 का भाग जाता है, 6 में भी तो 3 का भाग जाता है। यही यहाँ का पॉइंट है। आप कहेंगे सर यहाँ 6 ही क्यों लिखा, आपने कुछ और क्यों नहीं लिखा। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कि 5 का स्क्वायर कितना है 25। अब मुझे बताओ क्या 25 में 3 का भाग जाता है क्या, तो 25 में 3 का भाग नहीं जाता तो 5 में कहाँ से जाएगा, 5 में तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। अगर किसी संख्या के स्क्वायर में 3 का भाग जाता है तो 100% उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इस बात को फिर से आपकी उसी लोकेशन में जहां पहले आपने सेव कर रखा है उसी मेमोरी में इसको भी सेव कर लीजिए। तो क्या कहेंगे, पी स्क्वायर में 3 का भाग जाता है तो क्या भाई, तो p में भी 3 का भाग जाएगा, p में भी 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। बोलो आया समझ में, p में भी क्या जाएगा 3 का भाग जाएगा। यहाँ इसको आप इतना लिखिए, इसको ड्रॉप करिए। अब मुझे ये बताइए कि p में 3 का भाग जा रहा है, p में 3 का भाग जा रहा है, मैं कह रहा हूँ p में 3 का भाग जा रहा है, यानी ये संख्या जो होगी 100% 3 के गुणे वाली होगी, 3 के गुणे वाली। 3 के गुणे का क्या मतलब हुआ, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 3 के गुणे में होगी, मल्टीपल होगी। तो मैंने कहा कि 3 के गुणे में होगी, एक काम करते हैं इसको 3 की फॉर्म में लिख देते हैं कि 3 और आगे मैंने एक संख्या और ले ली a, एक संख्या मैंने और ले ली a। ए क्यों लिखा, अगर ए 1 होगा तो संख्या 3 बनेगी, अगर ए 2 होगा तो संख्या 6 बनेगी, अगर ए 3 होगा तो संख्या 9 बनेगी। लेकिन कुछ भी बनो इसमें 3 का भाग जरूर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि गुणे में कौन है 3 है। बोलो समझ में आया क्या। ये आपको ये क्वेश्चन जो है आप लोग ट्राई मार लीजिएगा, सर्च मार लीजिएगा, आपको इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा, है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए, और अगर कोई बंदा टीचिंग में इंटरेस्ट रखता है ना, तो आप यहाँ से इसको पढ़िए और बच्चों को देखिए, बच्चों को समझाइए, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और बच्चों को भी आएगा। क्या कहें, तो हमने कहा कि p में भी तो 3 का भाग जरूर जरूर जाएगा, ये बात समझ में आई। अतः इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अतः मैं p को किसी का 3 का एक गुणे में संख्या लिख सकता हूँ। तो मैंने माना क्या, ये मैंने माना कि हम p को 3a लिख सकते हैं, और यहाँ a क्या है, एक आपके पास एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। ये आपके पास क्या है, एक प्राकृत संख्या है। मैंने प्राकृत क्यों बोली, प्राकृत 1 से शुरू होती है, यहाँ 0 होगा तो 3 का भाग नहीं जाएगा। ओके चलिए, ये एक प्राकृत संख्या है, यहाँ तक हमें समझ में आया। तो हमने क्या कहा कि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, आप चाहें तो इसे समीकरण नंबर 2 कहिए, और यहाँ जो मैंने लिखा है इसे समीकरण नंबर 1 कहिए, इसे समीकरण नंबर 1 कहिए, ये समीकरण नंबर 1 कहिए। थोड़ा सा एकदम साथ साथ में हो गया, लेकिन आप याद रखिए ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो मैं ये p का मान जो है यहाँ रख रहा हूँ समीकरण 1 में। तो क्या कहा मैंने, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे। मेरी राइटिंग भी मुझे पता है अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा। मेरी राइटिंग जो है नोटबुक में अच्छी है, लेकिन यहाँ ब्लैक बोर्ड में जो है आपका वाइट बोर्ड जो है, यहाँ थोड़ी सी हैंड राइटिंग जो है बिगड़ जाती है। ओके तो हमने कहा क्या, हमने कहा कि p का मान यहाँ रखेंगे। यहाँ कहाँ रखेंगे, यहाँ लिखे हैं 3q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिखा था कि p स्क्वायर, और मैं p की बजाय क्या लिखने वाला हूँ 3a। मैंने क्या लिखा, p की बजाय मैंने लिखा 3a, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। क्या बनेगा, ये बनेगा 3q स्क्वायर, इधर जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। क्या ये समझ में आया, यहाँ 3 है यहाँ 9 है, यानी 3 का भाग दोनों में चला जाएगा, 3 बार यहाँ जाएगा और यहाँ पे 1 बार जाएगा। तो ये बना है q स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। यहाँ सोच के बताएं क्या लिखा है, a स्क्वायर के गुणे में 3 लिखा है, ए स्क्वायर के गुणे में 3 लिखा है। अगर ये 3 मुंह उठा के यहाँ चला जाए तो क्यू स्क्वायर के भाग में जा रहा है, क्यू स्क्वायर के भाग में जा रहा है। यानी एक बात हमें यहाँ फिर से समझ में आई, क्या समझ में आई, बाकी वाली बात मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से क्या समझ में आई, अगर 3 क्यू स्क्वायर के भाग में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्यू स्क्वायर 3 से भाजित है,
3 से भाजित है, यानी क्यू स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, भाजित है। अतः अगर क्यू स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो भाई क्यू में भी 3 का भाग जरूर जाएगा। अतः क्यू में भी 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। बोलो आया समझ में, 3 का भाग जाएगा। अब मुझे जरा एक बात बता दीजिए, यहाँ आप पहले कह रहे हैं कि P जो है P में 3 का भाग जाता है, P में 3 का भाग जाता है। यहाँ से मैंने सॉल्व करा तो यहाँ से पता लगा कि यार Q में भी 3 का भाग जाता है, Q में भी 3 का भाग जाता है। लेकिन हमने जब सवाल को शुरू करा था तो हमने कहा था कि √3 तो एक परिमेय संख्या है, यानी इसे मैं P/Q में लिख सकता हूँ, और P/Q क्या है, सह अभाज्य है, यानी कि इनमें एक के अलावा किसी का भाग जा ही नहीं सकता, एक के अलावा किसी का भाग जा ही नहीं सकता। तो फिर मैंने यहाँ कैसे बता दिया, ये स्टेटमेंट कैसे आ गया कि P में तो 3 का भाग जा रहा है, ये लाइन तो ये बोल रही है, और Q के ये दूसरी लाइन बोल रही है कि Q में भी 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये बातें सही हैं, ये बातें सही हैं, लेकिन हमने जो माना है, हमने क्या माना, हम कहेंगे अतः हमारी कल्पना चावला नहीं है, हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना गलत है, हमने क्या माना था, हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि मैं इसे P/Q में लिख सकता हूँ, परिमेय संख्या है, यानी ये P/Q में लिखी जाएगी। और P और Q क्या है, सह अभाज्य, इन दोनों में सिर्फ एक का ही भाग जाता है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ कह रहा है Q में 3 का भाग जा रहा है, यहाँ कह रहा है P में 3 का भाग जा रहा है, यानी दोनों में 3 का भाग जा रहा है, यानी क्या कहेंगे, एक परिमेय संख्या है P/Q। ये हमने माना हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि आगे ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक के अलावा ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी ये बुक में नहीं है, ना ही आपके रिफ्रेशर में, एक के अलावा 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। अतः √3 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। बोला है समझ में, सबको समझ में आया अच्छे से। एक बार इसको वापस समझ लेते हैं किस तरह से करना है। देखेंगे कितना बड़ा सा क्वेश्चन दिखता है, इसको रटने की कोशिश मत करिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले कहेगा यहाँ √3। अच्छी बात, आपकी एक बात और बता दूं कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आए तो उसके लिए ये सवाल एक ही तरह से करा जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 3 लिखा हो सकता है यहाँ पे 2 लिखा हो सकता है यहाँ पे 5 लिखा हो सकता है यहाँ पे 7 लिखा हो, इनमें से कुछ भी हो, अपरिमेय संख्या होनी, आपके अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो पूरा क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा, जहां जहां आपको 3 दिख रहा है वहां 2 लिख दीजिए, जहां जहां आपको 3 दिख रहा है वहां पे 5 लिख दीजिए, जहां जहां आपको 5 दिखता है वहां क्या लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। एक ही तरीके से क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन से ये सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाते हैं। बोलो समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, ठीक है, कर लोगे क्या। अब एक बार इसको वापस समझ लें, चलो वापस समझ लेते हैं। पता करना है कि भाई √3 एक अपरिमेय संख्या, हमें ये पता करना है। तो हमने इसकी उल्टी कर ली, जो कहा वो तो करा ही नहीं। हमने क्या कहा, हमने कहा नहीं भाई ये तो एक परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है तो मैं इसे P/Q में लिख सकता हूँ, और P और Q दोनों की दोनों क्या है, सह अभाज्य है। इसका मतलब दोनों में सिर्फ एक का भाग जा सकता है, दोनों का HCF जो है मसप है वो एक है, दोनों में सिर्फ एक का ही भाग जा सकता है। मैंने इसको अरेंज करा, इसको गुणे में लिखा, इसको यहाँ अकेले करा, फिर इसका वर्क करा तो ये बना मेरे पास। वर्क करने पे मेरे पास ये लाइन बनी है। यहाँ से पता लगा कि Q² की गुणे में 3 है, अगर ये गुणे का 3 देखा जाए तो भाग में जा रहा है, यानी कहने का मतलब हुआ कि P² में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब P में भी 3 का भाग जाएगा। ये आपका पहला स्टेटमेंट हुआ। कितना आसान है। अब क्या करें कि यार P में अगर 3 का भाग जा रहा है यानी कि ये संख्या 3 के गुणे में होगी, है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक संख्या है जिसमें 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब वो सम संख्या होगी, 2 के गुणे की संख्या होगी, वो 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, इस तरह से वो संख्या होगी। तो हमने भी यही कहा कि यार इसमें 3 का भाग जा रहा है, यानी ये P जो है एक 3 के गुणे की संख्या होगी। तो मैंने इस P को रिप्लेस कर दिया किससे, 3a से।
3a से a एक प्राकृत संख्या को बताता है कि a का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, इस हिसाब से ये संख्या बनेगी, लेकिन ये संख्या 3 से भाग देने वाली है। तो मैंने क्या करा कि यहाँ जो समीकरण दे रखा था उसमें p की जगह ये लिख दिया, p की जगह ये लिख दिया। देखिए मैंने कहा समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखा, इसको मैंने अरेंज करके रखा और मैंने जब सॉल्व करा, दोनों को सॉल्व करा तो 3 का स्क्वायर 9 बना है, 3 को यहाँ से 9 से काटा 3 आया है। यहाँ पता लगा क्यू स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर जो है ये a स्क्वायर के गुणे में 3 है, ये देखा जाए तो भाग में जाएगा क्यू स्क्वायर के, यानी कि क्यू स्क्वायर के भाग में जाने का मतलब क्या हुआ कि भाई क्यू स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, और अगर क्यू स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब क्यू में भी 3 का भाग जाएगा। बुलाया समझ में? तो यानी कि हमारा कहना बिल्कुल गलत हो गया कि भाई ऊपर तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों में एक के अलावा किसी का भाग नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि पी का भाग पी में 3 का भाग जा रहा है, यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि क्यू में भी 3 का भाग जा रहा है। यानी ये कैसे हो सकता है? एक तरफ तो कह रहा है ये सह अभाज्य है और ये दो लाइनें कह रही है कि नहीं भाई ये तो अभाज्य है। इसका मतलब हमने जो माना है हमारी ये कल्पना कि √3 एक परिमेय संख्या, ये गलत है, ये परिमेय नहीं है। पहले ही कहा था मान लो रे, लेकिन माने नहीं माने तो कोई बात नहीं, यहाँ पता लग गया कि भाई आप मत मानो, लेकिन प्रूफ करके हमने दिखा दिया कि ये परिमेय नहीं है, ये तो एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करा जाता है। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो भैया एक जो है ना ये वाला साइन, ये इतना कितना अच्छा सा साइन होता है, ये वाला साइन, देखो मैंने अंगुलियाँ नहीं बनाई है, ये वाला साइन जो है इसे दबा लीजिए। ये देखो ये मैंने अंगुलियाँ भी बना दी, कितनी अंगुलियाँ बनी? 4 बनी है क्या पूरी? हाँ, ये वाला थंब जो है ये बना दीजिएगा, डिसलाइक वाला नहीं, डिसलाइक वाला मत बजा देना, लाइक वाला दबा दीजिएगा। ओके, और वीडियो को क्या करना है? फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जो आप चलाते हो, ट्विटर हुआ, जो एप्लीकेशन आप चलाते हो वहाँ इसको क्या कर दो, इसको शेयर कर दो, अच्छा लगेगा, है ना। आगे बढ़े, उदाहरण नंबर 10। ये 2 तरीके के क्वेश्चन इस प्रश्नावली में पूछे जाएंगे, एक तो वो अभी मैंने समझाया वो तरीका है, और दूसरा तरीका है ये वाला, ये तरीका का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वो वाला तरीका थोड़ा सा लंबा रहेगा, वो क्वेश्चन अगर पैटर्न आता है तो वो थोड़ा सा लंबा रहता है, लेकिन यहाँ जो है ये वाला क्वेश्चन जो है अगर ये आ जाए ना तो बड़ा आसान है, ये छोटा सा है, इसमें आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे करते हैं इसे भी समझ लीजिए। चलो भाई, हल उदाहरण नंबर 10 कहते हैं दर्शाइए, मतलब दिखाओ, क्या दिखाएं कि 5 माइनस √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ से एक छोटी सी बात पहले ये समझ लीजिए कि परिमेय संख्या अगर कोई हो उसमें आप जोड़ते हैं या घटाते हैं क्या अपरिमेय संख्या, तो आंसर आपको अपरिमेय मिलेगा, ही मिलेगा। एक तरह से इसको वायरस कर दो कि भाई जो एकदम नॉर्मल आदमी है उसमें आप वायरस को हटाओ, या फिर उसमें से वायरस को आप इसको जोड़िए, वायरस को इसके अंदर डालिए, तो आपको बनेगा क्या? आप होंगे संक्रमित ही होंगे, आप वायरस वाले ही होंगे, है ना। ये इसको आप नॉर्मल आदमी मानिए, इसको वायरस मानिए कि नॉर्मल आदमी वायरस को चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए, आपको मिलेगा वायरस ही। बोलो आए समझ में? इसी तरह से परिमेय संख्या को अगर आप गुणा करें या फिर भाग करें किससे? अपरिमेय संख्या से, तो भी आपको आंसर अपरिमेय ही मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। ये वो मछली है जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है, कौन? अपरिमेय। बोला है समझ में? कितना अच्छा उदाहरण दिया मैंने, नहीं? चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या कहेंगे? माना कि हम यार हैं, है ना, वो वाला यार नहीं, माना 5 माइनस √3 जो है एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब मैं 5 माइनस √3 को p/q में लिख सकता हूँ, और कहेंगे p और q क्या है? p व q क्या है? सह अभाज्य है। दोनों क्या है? सह अभाज्य है। यहाँ से बस आपको ये करना है कि जो अंडर की संख्या है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो अंडर की संख्या को एक तरफ रखिए और बाकी जो भी है उसको दूसरी तरफ भगा दीजिए। तो कैसे भगाएंगे आप?
कैसे भगाएंगे, -√3 यहीं रहने दीजिए और 5 को वहाँ लिख दीजिए। तो क्या कहेंगे, P/Q वहाँ ऑलरेडी है, जब 5 वहाँ जाएगा तो ये माइनस का 5 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस अच्छा नहीं लग रहा, इस माइनस को भी हटाइए। इस माइनस को भी हटाने का मतलब ये माइनस हटाया मैंने, इसको तो यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, यानी कि सबके साइन बदल दीजिए, सबके साइन बदल दीजिए। तो 5 तो बन जाएगा प्लस में और P/Q बन जाएगा किस में, माइनस में। बोला है समझ में, ये किस में बन जाएगी, माइनस में बन जाएगी। अब हम क्या कहें, अब हम ये कह सकते हैं, क्या कहें कि हमने यहाँ देखा कि P/Q जो है, P/Q जो है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये P/Q है एक परिमेय संख्या है, यानी अगर आप इधर वाले भाग को सॉल्व करोगे, देखिए ये भी एक परिमेय संख्या ही है। 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूँ, है ना, ये भी एक संख्या ही है, परिमेय संख्या ही है। देखिए नॉर्मल संख्या में से परिमेय संख्या हटाए तो अपरिमेय नहीं बनती, परिमेय में से अपरिमेय हटाओगे तो वो गलत हो जाएगी। यहाँ कहेंगे यार इसको सॉल्व करेंगे ना इधर वाले भाग को, तो हमें आंसर तो परिमेय संख्या ही मिलेगी, तो हमें आंसर तो परिमेय संख्या ही मिलेगी। आप इसी तरह से एग्जाम में करके आए, बिल्कुल इसी तरह से, यहाँ तो मुझे परिमेय संख्या ही मिलेगी, क्योंकि P/Q को सॉल्व करने से मुझे परिमेय संख्या ही मिलेगी। लेकिन यहाँ हमने पहले प्रूफ कर रखा है, यहाँ हमने पहले प्रूफ कर रखा है कि √3 तो एक अपरिमेय संख्या है भाई, ये तो हमने पहले प्रूफ कर रखा है। क्या कैसे कैसे कहेंगे, कहोगे बाय प्रूफमेंट से, है ना, जो हमने प्रूफ करा है वहाँ से, सिद्धम से, है ना, जहाँ से हमने सिद्ध कर रखा है। आप कह सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या, हमने ये सिद्ध कर रखा है। तो कहें यार ये बात तो गलत हो रही है, इधर तो कह रहे हैं अपरिमेय संख्या, इधर कह रहे हैं परिमेय संख्या, और बीच में साइन किसका लगा रखा है, मैंने इक्वल का साइन लगा रखा है, यानी ये बात मानने में नहीं आई। दोनों तरफ अलग अलग बातें नहीं हो सकती, तो लास्ट लाइन एक ही कहेंगे, क्या, हमारा अजम्पशन फिर से गलत है, हमारी कल्पना फिर से गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अभी हमारा सुमित सही है, हमारी कल्पना फिर से गलत है। हमारी कल्पना क्या है, कौन सी कल्पना, हमारी कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना थी कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। एक परिमेय संख्या जो हमने कल्पना करी थी ना, वो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये संख्या जो भी है ये तो एक आपकी क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या ही बनेगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये जो भी संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या ही होगी। समझ में है आपको। और सीधा सीधा अपन इसको यूं भी कह सकते हैं कि 5 एक आपके पास क्या है, एक आपके प्राकृत संख्या है, लेकिन इसमें से हटा क्या रहे हैं, यहाँ आप एक अपरिमेय संख्या हटा रहे हैं। तो देखने में तो यहीं से पहली लाइन से सॉल्व हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये 2 से 3 मार्क्स का आता है, 2 से 3 मार्क्स का आता है, तो इसलिए आपको इतना तो इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा पड़ता है, ये क्वेश्चन आ गया तो आपके बल्ले बल्ले हैं, मौज है, आप चाहे तो भगड़ा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं अपन उदाहरण नंबर 11। इसे कैसे करेंगे, एक ही तरीका है। अब इसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि आसान है, वही तरीका है हल। क्या कहेंगे, सबसे पहले हमने माना क्या कि ये जो है एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सही है, मैंने कहा रूट वाली संख्या को एक तरफ रखो, रूट वाली संख्या को एक तरफ रखो, तो 3 कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो मैंने कहा P/3Q, 3 कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब यहाँ कहेंगे P और Q जो है दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों की दोनों अभाज्य संख्या, सह अभाज्य है ना। P और Q क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, यानी कि इधर वाले भाग को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एक आपको परिमेय संख्या मिलेगी। आपको आंसर क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन यहाँ हम सिद्ध कर चुके हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर एक अभाज्य संख्या हो तो वो आपके पास अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी हमारा एजम्पशन यहाँ इसको इस तरह से हाईलाइट करें और कहें कि ये गलत है, ये गलत है भाई, ये बात मानने में नहीं आ रही है, ये गलत है। आप क्या कहेंगे, हमारी कल्पना, वो आप फिर से लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना कि √3 - 2 P/Q एक गलत अवधारणा है। इसको आप अवधारणा भी कह सकते हैं कि ये हमने इसे परिमेय मान लिया था, लेकिन भैया ये तो परिमेय नहीं है, ये तो आगे जाके ये तो देखो कुछ गड़बड़ कर रही है, ये परिमेय नहीं, ये तो एक अपरिमेय संख्या ही है। बस आपको इस तरह से लिख के आना है। बोलो कर लोगे क्या, बोलो किसी के मन में डाउट है कि सर हम नहीं कर पाएंगे, है किसी के मन में, नहीं होना भी नहीं चाहिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.3 कितना आसान है। अब मुझे ये बताओ क्या आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मैं रखूं, आप ही बताओ क्या रखूं, क्या रखूं कि नहीं रखूं।
क्या कहते हैं, बताइए कि 1.3 जो है आपका पहला क्वेश्चन क्या कहती है कि सिद्ध करिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ये मुझे बताना है। मैं वो सारी की सारी जो डिटेल है मैं वो तो नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से मैं बता दूंगा कि किस तरह से कर सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि √5 क्या है, परिमेय संख्या, इसे मतलब मैं P/Q में लिख सकता हूँ। इसे अरेंज करके लिखेंगे तो बनेगा Q गुणे Q कितना है 5 है ना, √5 जो है किसके बराबर बनेगा, P के बराबर। फिर मैंने इसका दोनों तरफ वर्क करेंगे, इसका दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये बनेगा 5Q² बराबर P²। बोलो समझ में आया। Q² के गुणे में कौन है, देखो 5, ये 5 हटेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ भाग में जाएगा, यानी पता लगा कि P² में किसका भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है। इसका मतलब P में भी किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। एक बात हुई, इसका मतलब P में अगर 5 का भाग जा रहा है तो ये P कुछ ना कुछ 5 के गुणे वाली संख्या होगी, तो मैंने कहा 5A, मैंने कहा 5A। अब ये 5A का मान क्या कर देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यानी कि 5Q² जो है ये किसके बराबर बनेगा, मैंने इस P की जगह रखा है 5A और इसका भी मैंने वर्क करा, यहाँ बना है 5Q², यहाँ बनेगा 25 और बनेगा A²। 5 से 25 को रवाना करिए, बनेगा 5, कितना बनेगा 5, Q² के बराबर में आ रहा है 5A², 5A², यानी क्या बात पता लगी कि Q² के गुणे में आ रहा है, सॉरी Q² बराबर क्या लिखा है 5A²। ये 5 जब यहाँ से हटेगा तो कहाँ जाएगा, इसके भाग में। तो क्या पता लगा, हमें पता लगा कि भैया Q² में किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, तो 100% Q में भी किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। इसका मतलब यहाँ कह रहे हैं P में 5 का भाग जाएगा, यहाँ कह रहे हैं Q में 5 का भाग जाएगा, यानी P और Q सह अभाज्य नहीं है, इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, यानी कि ये दोनों संख्याएं सहभाज्य है, सहअभाज्य नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अगर परिमेय संख्या होती तो इनमें सिर्फ एक का ही भाग जाता, बाकी किसी का भाग नहीं जाता। तो हम क्या कहेंगे, नहीं भैया हमने जो कल्पना करी, हमारी जो अवधारणा थी वो गलत थी, हमने इसे √5 को एक परिमेय संख्या माना था, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर देखो इसको है ना, सिर्फ लिखने की बात करूँ तो वो सिर्फ इतना सा है, बाकी आप लैंग्वेज वगैरह जो लिखते हैं उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन बड़ा आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिया है, अब आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। ओके, आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या है, सिद्ध करिए कि 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, ये बताना है। क्या उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का है, सेम पैटर्न का है ना, तो मैं जल्दी से कराऊंगा, आप खुद ट्राई करेंगे, आप खुद ट्राई करेंगे। कैसे करोगे, हम क्या कहेंगे, हमने कहा माना, क्या माना, हमने कहा 3 प्लस 2 √5 जो है एक परिमेय संख्या है, 2 √5 जो है एक परिमेय संख्या है, यानी मैं इसे P/Q में लिख सकता हूँ। फिर मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा आपको समझाना ये था कि अंडर वाली संख्या एक तरफ रखें, बाकी सबको वहाँ भगा दो। तो कैसे जाएगा, पहले 3 को वहाँ भगाओ तो बनेगा 2 √5 यहीं रहने दो, और 3 जब वहाँ भागेगा तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। क्या आएगा, ये माइनस का साइन बन जाएगा। अभी भी इसके गुणे में कौन पड़ा है, 5 पड़ा है, 2 पड़ा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसका लसअप पे लेते हैं, बड़ा आसान है, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो, इसका गुणा इससे करो। आया समझ में, इन दोनों का गुणा QA कम Q, P का गुणा 1 से PA कम P, Q का गुणा 3 से तो बनेगा 3Q। बोला है समझ में। और यहाँ कितने लिखे हैं, 2 √5, इसके गुणे में कौन है, 2, 2 को भगाओ यहाँ से, 2 को यहाँ से भगाओ तो बनेगा √5 बराबर P-3Q, तो यहाँ पहले लिखा था, अपॉन में Q पहले लिखा था, और ये 2 भी मुंह उठा के इसके साथ में आ गया, क्योंकि गुणे में था ना, ये भी कहाँ आ गया, इसके भाग में आ गया। एक तरफ आपको अंडर की संख्या रखनी है और दूसरी तरफ आपको बाकी जो भी आती है उसको रखना है। हम यहाँ कहेंगे भाई P और Q तो क्या है, प्राकृत संख्या है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, अगर इसे सॉल्व करें तो हमें इसको सरल करने पे क्या मिलेगी, एक हमें परिमेय संख्या मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन यहाँ हमें हम सिद्ध कर चुके हैं कि भाई ये तो एक अपरिमेय संख्या है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमारी मानना गलत थी। एक तरफ अपरिमेय है, दूसरी तरफ परिमेय है, ये बिल्कुल गलत है भाई। हमने जो माना था, हमने क्या माना था, इसे परिमेय संख्या माना, ये हमारी धारणा गलत थी। ये परिमेय नहीं हो सकती क्योंकि आगे जाके गड़बड़ हो रही है। ये परिमेय नहीं है, ये तो एक अपरिमेय ही है। बोलो है समझ में, सही है, क्लियर है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, प्रश्नावली 3 का 1.3 का आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, एक ही पैटर्न के, एक ही क्वेश्चन के पैटर्न को मैं बार बार कराऊंगा तो आप भी मुझे पता है बोर हो जाएंगी और क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ इसे आप ही ट्राई करेंगे। कौन से, ये कैसे करोगे बता देता हूँ।
इसे क्या मानोगे, इसे क्या मानोगे परिमेय, यानी ये बनेगा। मैंने कहा अंडर रूट की संख्या को अकेला रखो, बाकी सबको उधर उधर भेजो। ये गुणा इससे करो, वज्र गुणा जिसे कहते हैं। अपन कहेंगे अंडर रूट 2p बराबर q एकम q। फिर अंडर रूट की संख्या एक तरफ होनी चाहिए, तो कहा अंडर रूट 2 बराबर q बटे p, बराबर q बटे p, q बटे p। फिर यहाँ कहेंगे ये दोनों प्राकृत संख्या है, सहअभाज्य भी है, यानी इन्हें सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या मिलेगी। इन्हें सॉल्व करने पे हमें एक परिमेय संख्या मिलेगी, लेकिन इसे हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये तो अपरिमेय है, ये तो अपरिमेय, ये गलत हो ही नहीं सकती, ये तो एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमारी अवधारणा गलत है। एक तरफ अपरिमेय आ रहा है, दूसरी तरफ परिमेय आ रहा है, ये हमारी अवधारणा गलत है। ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या आपको समझ में आया? क्या आप समझ में आया? आप ये कर लेंगे क्या? पक्का ना? पक्का करो तो फिर करते हैं, है ना, क्योंकि देखिए आसान क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो मैं कह रहा हूँ अभी आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। कब? जब इनकी प्रैक्टिस करोगे। यही तो प्रैक्टिस है, और क्या प्रैक्टिस है? प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि मैंने 5 क्वेश्चन कराए और आपको बोल दिया कि ये पांचों क्वेश्चन आपको घर जाके अभी के अभी नोटबुक में बैठ के करने हैं। काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, नोटबुक देखी और उसे यहाँ पे छाप दिया। वैसे मत करिए, वैसे मत करिए, आप इसको इस तरह से करिए, है ना, कि जो मिलते जुलते क्वेश्चन है कम से कम उनको हाथों हाथ ही कर ले। हाँ, हाथों हाथ करना सबसे बेनिफिशियल है, सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। हाथों हाथ कर दी तो याद रहेगा। मैं आपसे कहता हूँ आपने कल रात को कौन सी सब्जी खाई थी, तो काफ़ी बच्चे थोड़ा सा सोचेंगे, मुझे भी नहीं याद है, काफ़ी बच्चे थोड़ा सा सोचेंगे यार कल रात को क्या खाएगा, भूल जाते हैं अपन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ अभी 10 मिनट पहले आपने क्या खाया था, तो आप जरूर बताएंगे बैंगन की सब्जी खाई थी सर, इतना तो हमें पता है। हाँ, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, यही मेरे कहने का तरीका है कि जो सवाल है उसे हाथों हाथ करिए, हाथों हाथ करिए। भाई 10 मिनट पढ़ा है, 5 मिनट और लगेंगे, इससे ज़्यादा क्या, लेकिन कम से कम एक टॉपिक तो क्लियर हुआ। ओके, इस तरह से करना है आपको। देखिए मैंने इसी तरह से मेरा जो वे रहा था शुरू से यही था। मैं आपको बता दूं, मैंने जब 10th क्लास पास करी थी, 2011 में, तब भाई मेरे थोड़ी सी चूक होगी और मैंने मैथ्स में सिर्फ 96 मार्क्स से गेन किए थे 100 में से। लेकिन मेरी हमेशा ये इच्छा रहती है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, वो 100% कोशिश करें कि भाई मैं तो 100 में से 100 ही लाऊं, 100 से कम तो कुछ भी नहीं लेके आऊं। अरे 96 तो मेरे सर ही लेके आए हैं, 96 तो मेरे सर ही लेके आए, मैं 96 से तो ऊपर ही लाऊंगा। बस ये टारगेट अभी से गांठ बांध दो, बोलिए ना, एक जो कहते हैं ना, कमर में बांध दो आप अपने एकदम कस के कि भाई मेरे सर तो 96 मार्क्स लेके आए हैं, 96 नंबर लेके आए, मैं तो 100 में से 100 लेके आऊँगा, मैं तो 100 में से 100 लेके आऊँगा। बोलो ठीक है। कौन कौन ये धारणा तो नहीं है, धारणा गलत हो जाएगी। कौन कौन ये संकल्प ले रहा है आज? सब जने भाई, जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं सारे बच्चे ये संकल्प जरूर ले लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये वही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे, इसके गुणे में 7 लिखा है। हम कहेंगे ये जो है एक परिमेय है, p बटे q। मैंने कहा अंडर रूट 5 को एक तरफ रखो, बाकी को भगा दो। 7 गुणे में है, 7 को भाग में डाल दो। गुणे में किसको डाल दो? 7, तो 7 क्यों बनेगा। यहाँ हम कहेंगे p और q सहअभाज्य है। इस संख्या को सरल करने पे हमें एक परिमेय संख्या मिलेगी। ये लाइन जरूर लिखना है ना, ये लाइन जरूर लिखना कि p और q एक सहअभाज्य संख्या है। राइट वाले भाग को, है ना, आपके जो आपका दायां भाग है, इसे सरल करोगे तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। लेकिन हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि आपका जो बायां पक्ष जो है ये तो एक अपरिमेय संख्या है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हमारी अवधारणा गलत हो रही है, यहाँ हमारी अवधारणा फिर से गलत हो रही है ना। तो इसका मतलब ये हमने जो माना ना परिमेय संख्या, ये गलत है, ये परिमेय नहीं होगी, ये अपरिमेय संख्या ही होगी। इसको परिमेय क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ये तो गलत नहीं हो सकता। इसका मतलब गलत यही है, इसका मतलब गलत यही है, शुरुआत में आपने गलती कर दी। बोलो ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या लिखा है? 6 + √2 इज इक्वल टू, क्या बोलोगे, माना p बट्टे q, इसको यहीं रहने दो, p बट्टे q, 6 को वहां भगाओ, माइनस का बट्टे में 1 रखो, एलसीएम लो, क्या बनेगा, q बन जा q, p बन जा p, 6q। ऐसा नहीं कि इसका गुणा करो और वहां लिख दो, वहां नहीं लिखना है। वहां कौन सा लिखेंगे? जो आता है। यहाँ कौन सा लिखेंगे? जो आता है ना, उल्टा मत लिख देना। इसका गुणा ऊपर तीर चलाओ, इसका गुणा ऊपर तीर चलाओ, ये लसप लेने का सबसे आसान तरीका है। फिर कहोगे p और q दोनों सहअभाज्य संख्या है, मैंने सॉल्व करूंगा तो मुझे परिमेय संख्या 100% मिलेगी। ये हमारी अवधारणा के हिसाब से। अब कहें यहाँ हम पहले बता चुके हैं कि ये तो एक अपरिमेय संख्या है। दोनों बातें गलत फिर से हो रही है, यानी भैया गड़बड़ है, हमारी अवधारणा गलत थी, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। बोलो सबको आसानी से समझ में आया? पक्का ना? मैंने इस तरह का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए।
अब कोई बच्चा ये मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया, है ना। प्लीज़ 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 प्लीज़। और कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ये वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है, मैं डिलीट नहीं कर रहा इसको, ये वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ा है। आप चाहें तो क्लास खत्म होने के बाद एक बार इसको फिर से देख लें, ठीक है। और खाली खुद अकेले अकेले मत देखो, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, सबको दिखाओ कि एक सर हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। बस पढ़ने का आनंद लीजिए, हमें अपनी कॉस्ट अपने आप मिल जाएगी, हमें अपनी कॉस्ट अपने आप मिल जाएगी। ओके, आप हमारी टेंशन ना लीजिए, आप पढ़ोगे ना तो हमें हमारी कॉस्ट जो है वो आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। इसी आशा के साथ कि आप लोग अच्छे से रहेंगे, मौज करेंगे, ये आशा मैं ज़रूर करता हूँ कि भाई आप लोग अच्छे से मौज करेंगे। हाँ भाई, एक बात और बता दे जाते जाते कि भाई अपने मम्मी पापा जो है ना, उनका कहना ज़रूर माने, उनका कहना ज़रूर माने। हो सके तो सुबह जब आप उठें, है ना, उठें या जब भी आप अपने स्कूल निकले तो प्लीज़ उनके चरण स्पर्श जरूर करें, उनके चरण स्पर्श जरूर करें। ये देखो मैंने गुरुजी वाली बात कर ली है, क्योंकि भैया गुरुजी हैं तो गुरुजी वाली बात अपन जरूर करेंगे, उनके चरण स्पर्श जरूर करें। मैं भी करता हूँ। जी हाँ, काफ़ी बच्चे कहेंगे सर आप करते हो क्या? हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ, आप भी करा करिए, है ना, अच्छा लगेगा, मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा, और जब वो आपको आशीर्वाद देंगे ना, ब्लेसिंग देंगे, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके, फिर मिलेंगे आप लोगों से, इसी चैनल पे मिलेंगे, ऑनलाइन स्कूल इंडिया पे, ठीक है। थैंक यू एंड गुड बाय।